बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दो तीन हैं जिनकी बेस पर हमने आगे जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है या एक फिनोमिना है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज का लेक्चर कि यहाँ पर कोई डेफिनेशन, कोई डिफरेंस, कोई फिनोमिना के बारे में कोई प्रिंसिपल है, कोई रूल है, ये आपसे जो है ना पूछा जा सकता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा क्योंकि इसको फिर फर्दर हमने आगे जो है ना अगले टॉपिक्स के अंदर हमने इस्तेमाल करना है, इसलिए इसको ज़रा डिटेल में ज़रा गौर से जो है ना आपने सीखना है। और किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी वेव्स जब सुपरपोज करती हैं, जब रीइंफोर्स करती हैं, जब किसी पॉइंट पर आकर मिलती हैं तो क्या होता है। बड़ा सिंपल सी बात है कि जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं तो उस जगह पर उन वेव्स का कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं भी है तो ज़ीरो है, अगर किसी का 1 है, 2 है, 3 है, जो भी किसी का डिस्प्लेसमेंट होता है जब एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं तो तमाम के जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अलजेब्रिक सम में आ जाते हैं, वो ऐड अप हो जाते हैं और ऐड होके जो रिजल्ट बनाते हैं वो आपके पास रिजल्टेंट वेव का क्या बनता है, वो डिस्प्लेसमेंट बनता है। सिंपल सा ये प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी है जी, व्हेन टू आर मोर देन टू वेव्स रीच अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, इकट्ठे आकर एक पॉइंट पर जो मिल रही हैं, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, वो जो आपके पास रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है, इसका पार्टिकल का क्या होगा, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द ईच, यानी जो जो आके मिली हैं उनके तमाम के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनका अलजेब्रिक सम किया जाएगा, जो रिजल्ट बनेगा वो आपके पास रिजल्टेंट वेव का क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मैंने दो सिंपल सी एग्जांपल, बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया। जैसे कि इस पहले एग्जांपल में आए, यहाँ पर हमारे पास दो वेव्स हैं जिसको हम एक पॉइंट पर आकर मिला रहे हैं। ये मैंने दो या दो ज़्यादा की बात भी की हुई है। जैसे सपोज ये ब्लैक वाली एक वेव आपके पास आ रही है इस तरीके से, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने y1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से एक और वेव जिसको मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ये ब्लू कलर की ये वेव है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने y2 से लिखा। अब किसी भी पॉइंट पे बात करें, यहाँ कहीं पर भी बात करें तो क्या होगा, जो जो इनके एम्पलीट्यूड बने थे, जो y1 और y2 आया था, जो डिस्प्लेसमेंट्स थे इनके, उनका अलजेब्रिक सम जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो रिजल्टेंट वेव बनेगी। जैसे इसमें देखें रेड कलर की जो वेव है ये मैं एक रिजल्टेंट वेव बना रहा हूँ। अगर वो इस पॉइंट पर बात की जाए तो इस पॉइंट पर जितना एम्पलीट्यूड आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट इस ब्लू वाली का था और जितना डिस्प्लेसमेंट इस ब्लैक वाली का था, मैंने इन दोनों को अलजेब्रिक सम किया, इनको मैंने क्या कर दिया, ऐड अप कर दिया। जब इनको ऐड किया, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एम्पलीट्यूड्स हैं, ये लाइक का वेक्टर्स जो है ना ये ट्रीट होंगे, सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे और इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और रेड वाली जो वेव है ये आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट वेव है। आप अगर इसको इस पॉइंट पर चेक करते हैं, देखें इस पॉइंट पर दोनों वेव का डिस्प्लेसमेंट जीरो था, इससे रिजल्टेंट का डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, वो जीरो। किसी पॉइंट पर भी आप चेक करना चाहें, रेड कलर की वेव, वो जो दो वेव्स वहाँ पर आई हैं उनके डिस्प्लेसमेंट या उनके एम्पलीट्यूड, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के एडिशन के क्या है, वो बराबर है, अलजेब्रिक सम के बराबर आ रही हैं। इसी तरीके से एक दूसरी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है, वो क्या है जी, वो यहाँ पर दो वेव्स ऐसे, एक ब्लैक कलर की वेव और एक ब्लू कलर की वेव है। लेकिन ब्लैक कलर की वेव और ब्लू कलर की वेव में फ़र्क इतना आ रहा है कि ब्लैक कलर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव में है और जो ब्लू कलर का डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव में है। नीचे आपके पास यानी ट्रफ बना रहा है वो आपका, अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो फिर क्या होगा, रिजल्टेंट में उसी तरीके से इनके जो डिस्प्लेसमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, लाइक का वेक्टर्स, जैसे वेक्टर्स ऐड होते हैं तो फिर पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो आपके पास ये पॉजिटिव वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना कम होगा, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट है।
तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि जो रिजल्टेंट वेव है जो यहाँ पर रेड कलर से शो की जा रही है, वहाँ पर इन दोनों के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको क्या कर लिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इस प्रिंसिपल की बेस पर हमने क्या किया हुआ है, हमने 3 फिनोमिनास को स्टडी करना है इस प्रिंसिपल की बेस पर, ठीक है। तो वो कंडीशनल्स ये आपके पास हैं, कुछ कंडीशंस इंपोज करते जाते हैं तो एक फिनोमिना हमारे पास आता है, फिर कंडीशंस थोड़ा वेरी करते हैं तो एक नया फिनोमिना हमारे पास आ जाता है। तो वो क्या है, ये 3 तरह के फिनोमिना हमने यहाँ पर स्टडी करने हैं, जिसमें पहले का नाम है इंटरफेरेंस। यानी इंटरफेरेंस बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर एक स्पेसिफिक फिनोमिना का नाम है। वो कब होगा, उस पर कंडीशंस क्या होंगे, जब वो वेव्स मिलते हुए इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करके रिजल्टेंट वेव बना रही होगी, हम उसका नाम क्या रखेंगे, इंटरफेरेंस। वो क्या कंडीशन है कि जब 2 वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो और वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों, फिर मिलें किसी पॉइंट पर जाकर। 2 वेव्स जा रही हैं, जाकर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स जा रही हैं और क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में जाते हुए मिलने के बाद सुपरपोज हुई, मिलने के बाद उनके अंदर जो फिनोमिना हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो फिनोमिना हमारे पास सामने आ गया है, उसका नाम हमने क्या रख दिया, इंटरफेरेंस रख दिया। इसकी डिटेल में आगे जाकर जो है ना कल देखेंगे। और इसकी 2 टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं थोड़ा सा आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो इसके बाद इसका जो दूसरा फिनोमिना है वो क्या है जी, कि अगर आप स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी का फ़र्क, यानी अगर सपोज एक 40 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जा रही है वेव की और दूसरी आपके पास 42 की हो, ठीक है, या 38 की हो या 39 की हो, ठीक है, या उसके साथ थोड़ा सा डिफरेंस हो, 2, 3, 4 का डिफरेंस हो, तो फिर और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई जाएं और एक मीडियम एक पॉइंट पर जाकर रीइंफोर्स हो जाएं, सुपरपोज हो जाएं, तो वो फिर क्या बनाएंगे, रिजल्टेंट में जो उनके पास वहाँ पर वेव बनेगी, जो फिनोमिना हमारे सामने आएगा, उसका नाम क्या होगा, बीट्स। When the 2 waves having slightly different frequency and traveling in a same direction, ठीक है, then after superpose they produce beats, उनका नाम फिर क्या रखा जाएगा, beats रखा जाएगा। इसी तरीके से तीसरा फिनोमेना इसके अंदर है जिसका नाम है स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स। अब ये क्या है जी, ये बिल्कुल आपके पास जो इंटरफेरेंस है इस तरह का फिनोमेना, लेकिन इसके अंदर कंडीशन थोड़ी सी वेरी करेगी। कंडीशन ये है कि अगर आप सेम फ्रीक्वेंसीज को ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करवाते हुए, यानी वेव्स आ रही हैं, दूसरी वेव्स सिर्फ आ रही हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, और जब ये आकर किसी पॉइंट पर मिलती हैं, रीइंफोर्स होती हैं, एक ही पॉइंट पे क्या हो गया, सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आफ्टर सुपरपोज दे प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स आर स्टेशनरी वेव्स। यानी इसमें क्या था, सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन, इसमें क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, देन इस फिनोमिना का नाम क्या हो जाएगा, वो स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव। तो ये 3 फिनोमिना है जिसको हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस पर जो है ना फिनोमिना आपके साथ डिस्कस किए। अब आगे जो है एक छोटे सा और एक कॉन्सेप्ट है, छोटी सी एक बात है जो आप लोग ऑलरेडी थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक नई चीज़ देखनी है। वो क्या है कि जब वेव किसी एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम के साथ स्ट्राइक करती है, मीडियम चेंज होता है, तो इसका मतलब है, याद रखिएगा, वहाँ पर वेव को रिफ्लेक्शन ज़रूर मिलेगी। ठीक है जी। अब क्या है जी, वेव की रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन किस समय लिखी जा सकती है, वेव मोशन इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम, यानी सेम जा रही थी उसी मीडियम में क्या हुई, उसको वापस भेज दिया गया बाय एन इंटरफेस सेपरेटिंग 2 मीडियम फ्रॉम ईच अदर। यानी जब वो दोनों जो जा रही हैं उसके बाद एक और मीडियम आ रहा है, उनके दरमियान जो इंटरफेस आएगा, जो मीडियम की बाउंड्री आएगी, वो क्या करेगी, वो उस वेव को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो ये जो रिफ्लेक्शन है इसका रूल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो आम वेव की रिफ्लेक्शन का रूल है, ये वही रूल यहाँ पर जो है कहते हैं अप्लाई किया जा रहा है। अब इस केस के अंदर यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो हम 2 तरह की वेव पढ़ेंगे। हम ट्रांसवर्स वेव पर भी ये बात पढ़ेंगे, रूल आएगा हमारे पास, और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर भी रिफ्लेक्शन के अंदर क्या चीज़ हमारे पास आ रही है जो हमें आगे फर्दर स्टडी में क्या करिए, वो हेल्प आउट करेगी।
वो हम बात करें जी कि जब ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो क्या होगा। देखिए रिफ्लेक्शन के वक़्त वेव आपकी किसी रेयर मीडियम से डेंसर में भी जा सकती है, या डेंसर मीडियम में है तो रेयर मीडियम में भी जा सकती है। तो ये मीडियम का इंटरफेस आ गया, मीडियम चेंज हो गया। जब मीडियम चेंज हो रहा होगा तो रिफ्लेक्शन होगी। तो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा, पहली बात है अगर वो रेयर मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है और जाकर किसी डेंसर मीडियम को स्ट्राइक करती है, इंटरफेस क्या आ रहा है, वो डेंसर मीडियम का आ रहा है, रिफ्लेक्शन तो होगी। लेकिन रिफ्लेक्शन के साथ साथ क्या होगा, इसका फेज में शिफ्ट भी आ जाएगा, यानी इसका फेज वेरी कर जाएगा, इसका फेज तब्दील हो जाएगा। अगर तो वो जाकर सपोज क्रस्ट स्ट्राइक किया है तो ट्रफ बन के वापस आता है, और अगर ट्रफ जाकर टकराया है तो क्रस्ट, इसका मतलब है 180 का फेज शिफ्ट जब हमें मिल जाता है। किस केस में, अगर ट्रांसवर्स वेव जा रही हो और वो रेयर मीडियम से जाकर डेंसर मीडियम की बाउंड्री से स्ट्राइक करें तो 180 का फेज शिफ्ट आपके पास क्या हो जाएगा, मिलेगा। जैसे मैंने ये वेव आपके सामने ड्रॉ की है, ये एक धागा सा है, रस्सी है कोई, आगे बहुत बड़ा एक भारी सा जो है ना उसको सपोर्ट के साथ बांधा, वो डेंसर मीडियम हो गया। तो क्या हो जाएगा, रेयर जब डेंसर में जाते हैं कोशिश करते हैं, डेंसर से रिफ्लेक्ट होगा तो क्या था, ट्रफ गया तो क्या हुआ, क्रस्ट बन के वापस आया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन के अंदर आपके पास वेव के अंदर फेज शिफ्ट आएगा। इस तरीके से इसका जो दूसरा पॉइंट है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि अगर आप डेंसर मीडियम में किसी वेव को लेकर जा रहे हैं और रेयर की बाउंड्री से स्ट्राइक करते हैं तो आपके पास रिफ्लेक्शन तो हो जाता है लेकिन वेव के अंदर किसी किस्म का फेज शिफ्ट नहीं आता। ठीक है, जैसे सपोज आपने एक भारी सी रस्सी ली हुई है और उसके आगे हल्का सा धागा बांध दिया, अब ये भारी और हल्की के ऊपर एक जो बाउंड्री बन रही है, ये इसका इंटरफेस बन रहा है दो मीडियम का। तो वेव जब यहाँ से जाएगी स्ट्राइक होकर वापस आएगी, अगर क्रस्ट गया है तो वापसी पर भी क्रस्ट ही आएगा, अगर यहाँ ट्रफ गया है तो वापसी पर भी ट्रफ ही आएगा। इसका मतलब है इसके अंदर किसी किस्म का फेज शिफ्ट नहीं आएगा। ये मैंने बात की है ट्रांसवर्स वेव की, और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ ये ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात की है, लॉन्गिट्यूडनल के बारे में बात नहीं की। लेकिन आगे एक टॉपिक आ रहा है जहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर भी रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है, तो फिर इसके रूल्स को भी एक बार हमें देख लेना चाहिए। इसका रूल ये है, इसके साथ बिल्कुल ऑपोजिट, कि अगर आपके पास कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं, अगर वो क्या है, रेयर मीडियम में ट्रैवल करते हुए किसी डेंसर मीडियम को स्ट्राइक कर रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है और किसी डेंसर बाउंड्री से स्ट्राइक करती है, तो इसके फेज में शिफ्ट नहीं आता, इसके फेज में शिफ्ट नहीं आएगा। ये क्या करेगा, अगर किसके कंप्रेशन वहाँ बन रहे थे तो वापसी पर भी कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की शक्ल में वेव जो है ना रिफ्लेक्ट होके आएगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अगर आपकी वेव किसी डेंसर मीडियम में है और रेयर मीडियम को स्ट्राइक कर रही है, अगर आपकी वेव जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो क्या कर रही है, वो डेंसर मीडियम में है और रेयर मीडियम की बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्शन के वक़्त उसमें क्या हो जाएगा, 180 का फेज शिफ्ट आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, अगर कंप्रेशन गया है तो वहाँ वापसी पर रेयर फ्रैक्शन बनकर निकलेंगे, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन की फॉर्म में वेव क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये आपके पास छोटे छोटे बेसिक रूल्स हैं जिनकी बेस पर आगे जो टॉपिक है वो हमारे पास है जी, स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव्स। इसको हमने डिटेल में देखना है। ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 2 इसके टॉपिक दिए हुए हैं और ये दोनों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से अक्सर औकात आ जाता है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स हैं, और सबसे बढ़कर इसके बारे में ये कि जब आपने एंटी टेस्ट में बैठना है तो एंटी टेस्ट के अंदर चाहे आप इंजीनियरिंग का दे हो चाहे आप मेडिकल का दे रहे हो, इसमें से क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता होता है। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसको बड़े डिटेल में देखें और समझने की कोशिश करें। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।